चैप्टर 2 हाउ आई स्क्रूड गेट इट स्लो। जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप मासेस के साइड में हो, बल्कि ये है कि अपने आप को पागल लोगों के बीच में ना पाएं। मार्कस ऑरेलियस। एक्सपोजिंग द गेट इट स्लो ड्रीम किलर। जब मैं टीनेजर था, मैंने कभी अपने आप को यंग एज में वेल्दी होने का चांस नहीं दिया। वेल्थ प्लस यूथ का इक्वेशन समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास वो फिजिकल कैपेबिलिटीज नहीं थी जो कॉमन तरीके होते हैं वेल्थ बनाने के लिए यंग एज में। वो कॉम्पिटिटिव होते हैं और टैलेंट की ज़रूरत होती है। एक्टर बनना, म्यूजिशियन, एंटरटेनर या प्रो एथलीट बनना, और ये रास्ते मेरे लिए बंद थे और वो बड़े रोड क्लोज्ड के साइन जैसे लगते थे जो कह रहे थे नॉट अ चांस एमजे। तो शुरू में ही मैंने अपने सपने छोड़ दिए। गेट रिच स्लो ने ये बहुत क्लियर कर दिया था। स्कूल जाओ, जॉब करो, काम में सेटल हो जाओ, सेक्रीफाइस करो, माइजरली बनो और फाइनेंशियल फ्रीडम, माउंटेन साइड होम्स और एक्सोटिक कार्स के सपने देखना बंद करो। पर फिर भी मैंने सपने देखे। ये जो टीनेज बॉयज होते हैं ना, उनका काम ही होता है सपने देखना। मेरे लिए वो सपने थे कार्स के, स्पेसिफिकली लैम्बोर्गिनी कॉन्टाज। द 90 सेकेंड्स दैट चेंज्ड माई लाइफ। मैं शिकागो में बड़ा हो रहा था और एक थोड़ा मोटा लड़का था जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मुझे ना टीनेज गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट था, न स्पोर्ट्स में, बस बीन बैग पे लेट के डोनट्स खाना और टॉम एंड जेरी के रीरन्स देखना। मेरे पेरेंट्स की सुपरविजन काफ़ी कम थी। मॉम ने डैड से डिवोर्स ले लिया था काफ़ी पहले, और मुझे और मेरी सिबलिंग को एक सिंगल मदर ने रेज किया। मेरी मॉम के पास ना कॉलेज एजुकेशन थी न करियर। उनका काम था KFC में डीप फ्राइंग। इसलिए मैं अपने इंडल्जेस में जैसे कि स्वीट्स खाना और A टीम देखना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। वो दिन बिल्कुल किसी और दिन की तरह था। मैं आइसक्रीम खाने गया था। मैंने अपनी असली इंडल्जेंस फ्लेवर डिसाइड की थी और आइसक्रीम पार्लर की तरफ निकला। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे जो नज़र आई वो थी लैम्बोर्गिनी कॉन्टाज, जो कैननवेल रन मूवी से फेमस थी। वो एक किंग की तरह पाक थी। मैं उसको देखकर बस जैसे उसका भक्त हो गया था। 1 मिनट के लिए भी मुझे आइसक्रीम की याद नहीं आई। मुझे लैम्बोर्गिनी कॉन्टाज काफी अच्छे से पता थी। कनिंग, एविल, फास्ट, स्पेसशिप डोर्स और काफी महंगी, और अब ये मेरे सामने थी, बिल्कुल असली। मेरा दिमाग इतना फैसिनेटेड हो गया था कि मैं उसकी लाइंस, कर्व्स और स्मेल तक महसूस कर रहा था। मैं कुछ देर तक बस उसको देख रहा था जब एक लड़का आइसक्रीम पार्लर से निकल के अपनी कार की तरफ जाने लगा। क्या ये उसका ओनर था? इम्पॉसिबल। ये लड़का 25 से ज्यादा का नहीं लग रहा है। ब्लू जीन्स और एक ओवरसाइज फ्लैनल शर्ट पहने था और नीचे आयरन मेडेन का कंसर्ट टी-शर्ट था। मैं सोच रहा था ये ओनर नहीं हो सकता। मेरा पहला थॉट था ये लॉटरी विनर होगा या फिर कोई रिच किड, या हो सकता है प्रो एथलीट। फिर एक डियरिंग सोच आई, हे एमजे, क्यों ना उस लड़के से पूछो कि वो क्या करता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं साइडवॉक पर खड़ा था, कंफ्यूज्ड और अपने आप से नेगोशिएट कर रहा था। फिर मुझे अपने आप को एनकरेज करते हुए लगा कि मैं मूव कर रहा हूँ जैसे मेरा दिमाग एग्री ना हो। जब मैं कार के पास गया तो ओनर ने अपने चेहरे पर एक फोर्स स्माइल दिखाई और कार की डोर को खोला। वो डोर ऐसे खुला जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन थी, जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर गया। मैंने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? ओनर ने जवाब दिया, आई एम एन इन्वेंटर। ये जवाब सुन के मैं बिल्कुल प्रिप्लेक्स हो गया। मेरी फॉलोअप क्वेश्चंस एकदम नुल हो गई और मैं बस खड़ा था जैसे फ्रोजन हो गया हूँ। तब उस लड़के ने ड्राइवर सीट ली, डोर बंद किया और इंजन स्टार्ट किया। लैम्बोर्गिनी का रोड सुना जैसे पूरे पार्किंग लॉट में घूम गया हो। मैं उस लैम्बोर्गिनी को देखते हुए उतनी ही फीलिंग्स के साथ वहां से गया। मेरा दिमाग में एक न्यू न्यूरल पाथवे खुल गया। फेम और टैलेंट से आजादी। उस दिन क्या बदला? मुझे फासले और एक नई सच्चाई का पता चला। वो जो स्वीट्स में उस दिन लेने गया था, मैं कभी स्टोर तक नहीं पहुंचा।
मैं मुड़ के घर वापस गया एक नई डुअलिटी के साथ। मैं ना तो एथलेटिक था, न गा सकता था, न एक्ट कर सकता था, पर मैं बिना फेम या फिजिकल टैलेंट के अमीर हो सकता था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया है। लैम्बोर्गिनी से मिलने का जो मोमेंट था वो सिर्फ 90 सेकंड्स का था, पर उसने मेरी जिंदगी के बिलीव्स, डायरेक्शंस और चॉइसेस को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन लैम्बोर्गिनी जरूर खरीदूंगा, और वो मैं अपने यंग एज में करूंगा। मैं अपने नेक्स्ट एनकाउंटर, नेक्स्ट चांस एक्सपीरियंस या नेक्स्ट पोस्टर का इंतजार नहीं करना चाहता था। मुझे ये अपने लिए चाहिए था। मिलेनियर फास्टलेन की तलाश। लैम्बोर्गिनी एनकाउंटर के बाद मैं कॉन्शियसली यंग मिलेनियर्स को स्टडी करना शुरू किया, जो फेमस नहीं थे या फिजिकली टैलेंटेड नहीं थे। लेकिन मैं सभी मिलेनियर्स में इंटरेस्टेड नहीं था, बस उन्हीं में जो एक रिच और एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल जीता था। स्टडी ने मुझे एक लिमिटेड ऑब्सक्योर ग्रुप ऑफ लोगों तक पहुंचाया, एक छोटा सबसेट ऑफ फेमलेस मिलेनियर्स जो इन क्राइटेरिया को मीट करते थे। उनका लाइफस्टाइल रिच होना चाहिए था या वो ऐसे लाइफस्टाइल जीने के कैपेबल होने चाहिए थे। मैं उन फ्रूगल मिलेनियर्स में इंटरेस्टेड नहीं था जो मिडिल क्लास में नेक्स्ट डोर रहते थे। उनकी एज रिलेटिवली यंग होनी चाहिए थी, 35 से कम, या उन्होंने वेल्थ बहुत जल्दी एक्वायर किया था। मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं था जो अपने लाइफ का 40 साल जॉब करके और पेनी पिंचिंग करते हुए मिलियंस तक पहुंच गए। मैं चाहता था कि मैं यंग एज में अमीर बनूं, ओल्ड में नहीं। उन्हें सेल्फ मेड होना चाहिए था। मैं ब्रॉक था, सिल्वर स्पून विनर्स या लकी स्पर्म लॉटरी वाले मेरे रिसर्च में नहीं थे। उनकी रिचेस फेम, फिजिकल टैलेंट, प्रो बॉल, एक्टिंग, सिंगिंग या एंटरटेनिंग से नहीं आनी चाहिए थी। मैं ऐसे मिलेनियर्स ढूंढ रहा था जो मेरे जैसे शुरू हुए थे, एक एवरेज गाय जो किसी स्पेशल स्किल या टैलेंट के बिना समहाउ सक्सेस पा गया। हाई स्कूल और कॉलेज के दौरान मैंने इस मिलेनियर डाइवर्जेंस को रिलीजियसली स्टडी किया। मैंने मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ी और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के डॉक्यूमेंट्रीज देखी। जो भी चीज़ मुझे इस छोटे सबसेट के मिलेनियर्स के बारे में इंसाइट देती थी, मैंने उनको एब्जॉर्ब किया। अफसोस इस बात का था कि ये फास्ट वेल्थ का सीक्रेट ढूंढने की मेरी जो ताकत थी, उससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। मैं एक लेट नाइट इंफॉर्मेशन मार्केटर का सपना था, ग्लोबल बिलिंग और क्रेडिट कार्ड्स के साथ। मैंने कई अपॉर्चुनिटीज को बाय किया, जैसे एक टाइनी क्लासिफाइड एड से लेकर एशियन रियल एस्टेट मोगुल और उसके सेक्सी बिकनी क्लैड याच वीकेंड्स तक, लेकिन कोई भी वेल्थ डिलीवर नहीं हुई और स्लिक कमर्शियल्स के बावजूद वो लार्ज ब्रेस्टेड मॉडल्स कभी मटेरियलाइज नहीं हुई। जैसे जैसे मैंने अपनी नॉलेज का एपेटाइट पूरा किया और जॉब्स का सामना किया, मेरी रिसर्च ने कुछ रिमार्केबल कॉमन डोमिनेटर्स को अनकवर किया। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैंने मिलेनियर फास्टलेन और फेमलेस वेल्थ के सारे कंपोनेंट्स को ढूंढ लिया था। मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं यंग एज में अमीर बनूंगा और ये जर्नी कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद शुरू करूंगा, पर मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। वो रोड ब्लॉक्स, डिटोर्स और गलतियां। मीडियोक्रिटी का रेजिस्टेंस। मैंने नॉर्दर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से 2 बिजनेस डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। कॉलेज मेरे लिए एक 5 साल का प्रीनेटल एम्प्लॉय ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस था, जिसका ग्रेजुएशन एक ओवररेटेड क्लाइमैक्स था। मैंने कॉलेज को एक कॉर्पोरेट स्लेव बनाने की इंडोक्ट्रिनेशन की तरह देखा, एक ऐसी लाइफ जिसमें बस जॉब्स, बॉसेस और ओवरवर्क के बदले अंडरपेड रहना था। मेरे फ्रेंड्स को अच्छी जॉब्स मिली और वो इस बात का बड़ा घमंड कर रहे थे। मैं मोटरोला के लिए काम करता हूँ। मुझे नॉर्दर्न वेस्ट इंश्योरेंस में जॉब मिली है। हार्ट्स रेंटल कार्स ने मुझे ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे हायर किया है। मुझे उनके लिए खुशी थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने स्लोलेन के झूठ को मान लिया था। मैं थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं स्लोलेन से बचना चाहता था जैसे लोग मेडिवल्स प्लेग से बचते हैं। मेरा एम था फास्टलैंड ढूंढना, जल्दी अमीर बनना और यंग एज में रिटायर होना। रोड ब्लॉक्स, डिटॉर्स और डिप्रेशन। मेरे पूरे कॉन्फिडेंस के बावजूद अगले कुछ साल मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टे निकले। मैं अपनी माँ के साथ रहा,
जब तक एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक बाउंस करता रहा, सक्सेस गायब थी। हर महीने एक नया बिजनेस, कभी विटामिन्स, कभी ज्वेलरी, कभी कोई हॉट टर्की मार्केटिंग प्रोग्राम जो मैंने किसी बिजनेस मैगजीन के पिछले पेज से खरीदा था, या कोई अजीब नेटवर्क मार्केटिंग गिग जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स बेचने का था। चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, सिर्फ फेलियर्स बढ़ते गए और मेरे ऊपर डेट्स का बोझ भी। सालों तक ये बेकार चलता रहा और मुझे मजबूरन ऐसी जॉब लेनी पड़ी जो मेरी ईगो के छितर उड़ा देते थे। एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बज बॉय, हाँ वहाँ कॉकरोचेस होते हैं। शिकागो के स्लम्स में एक डे लेबरर, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, फ्लावर डिलीवरी बॉय, डिस्पैचर, लीमो ड्राइवर, सुबह 3 से 4 बजे न्यूज़पेपर डिलीवरी, सबवे सैंडविच रेस्टोरेंट में सेल्समैन, व्हाट द फक। चैरिटी के लिए सड़क पर कैन कलेक्ट करना और घर पेंट करना। लेकिन इन बकवास जॉब से भी बुरी चीज क्या थी? उनके बेकार आवर्स। सुबह के 3-4 बजे उठना पड़ता है। पास की कोई भी नौकरी देख लो, उसमें कोई ना कोई अजीब घंटा जरूर है। 5 साल कॉलेज किया था और उसके बाद ऐसे जीना पड़ा जैसे कोई डेयरी फार्मर। पैसा इतना टाइट था कि मैंने एक बड़ी उम्र की औरत से पैसे के बदले रिश्ता बना लिया, सिर्फ इसलिए कि अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी का गिफ्ट खरीद सकूं। हाँ, 90s में भी कॉगर्स एग्जिस्ट करती हैं। मेरे दोस्तों का करियर आगे बढ़ रहा था। उनको हर साल 4% सैलरी का इंक्रीमेंट मिल रहा था। उन्होंने अपनी मस्टैंग और एक्यूरस खरीद ली, 1200 स्क्वायर फीट वाले टाउन हाउसेस ले लिए। वो सब नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे और मैं नहीं। 26 की एज में मैं डिप्रेशन में चला गया। ना मेरे बिजनेसेस सेल्फ सफिशिएंट थे, ना मैं। शिकागो का रेनी और अंधेरा मौसम मुझे सिर्फ एक गर्म बिस्तर और पेस्ट्रीज का क्रेविंग दे रहा था। अचीवमेंट सिर्फ सनशाइन के बाद आती थी और मेरी जिंदगी अंधेरों में थी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट वाली जॉब्स कर करके थक गया था। सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। हर दिन डाउट, हर दिन फेलियर, और अब तो लगने लगा था कि शायद मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। मुझे फास्ट लेन का रास्ता पता था, पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। गलती क्या थी? क्या रोक रहा था? इतनी सारी किताबें, मैगजीन्स और क्विक स्टार्ट वीडियोस भर रखी थी, फिर भी 1 रुपए से भी अमीर होने के करीब नहीं था। मैं साइडवॉक पे अटका था और फास्ट लेन दिख भी नहीं रही थी। मेरे डिप्रेशन के एस्केप्स कुछ और थे, न ड्रग्स, न अल्कोहल, न पार्टी। मेरी किताबें। मैं किताबें पढ़ता रहा, सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ता रहा। अगर खुद सक्सेसफुल नहीं हो सकता था तो कम से कम उन लोगों की जिंदगी जीने की कोशिश किताबों के जरिए कर सकता था। लेकिन और बुरा होने वाला था। मेरे आसपास के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मेरी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ने एक दिन सीधा कह दिया, तुम्हारे अंदर रिजॉल्व नहीं है। उसके पास एक रेंटल कार एजेंसी की जॉब थी, पर हम दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ $28,000 कमा रही हूँ, और जब मैं कुछ कहने लगता वो सीधा फैक्ट मार देती, तुम्हारी तो जॉब भी नहीं है, तुम मुझसे $27,000 कम कमा रहे हो और तुम्हारे बिजनेसेस कभी काम नहीं करते। वो स्मार्ट थी, उसने मुझे छोड़ दिया और एक कॉर्पोरेट रेडियो एग्जीक्यूटिव के साथ नया रिलेशनशिप बना लिया। और फिर मेरी माँ। कॉलेज के बाद के पहले कुछ साल तक उसने मुझे सपोर्ट दिया, लेकिन फेलियर्स और वियर्ड जॉब्स के बाद उनका पेशेंस खत्म हो गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि फास्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स का सक्सेस एक एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, जबकि जॉब्स एक लीनियर स्केल पर चलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। माँ ट्रस्ट खो चुकी थी और मुझे समझ आया कि मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। मार्स पर इंसान उतरने का प्लान शायद ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा था। उनके रोज का डायलॉग, बेटा कोई जॉब ढूंढ लो। ओह, आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उनका वो डायलॉग, उस आवाज में अगर किसी कॉकरोच को सुना दिया जाए तो वो भी मर जाए। कभी कभी तो सर पकड़ के मरने का मन करता है ताकि ये शब्द सुनाई ही ना दे, बेटा कोई जॉब ढूंढ लो। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंसल्ट थी। माँ काफ़ी बार सजेस्ट करती थी, ग्रोसरी स्टोर में डेली मैनेजर की जॉब है, वहाँ अप्लाई कर लो। मतलब 5 साल कॉलेज किया और अब ब्लॉग ना काटनी थी।
और पोटैटो सैलेड सर्व करनी थी। माँ, शुक्रिया जॉब टिप के लिए, बट आई प्लीज। मेरी जागृति का ब्लिज़ार्ड। मुझे शिकागो की एक ठंडी तूफानी रात ने जिंदगी के एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वो एक अंधेरी सर्दी से जमती रात थी और मैं लीमो ड्राइवर की नौकरी करके थक चुका था। बर्फीली मिट्टी से मेरे जूते पूरे भीग चुके थे और ऊपर से एक जोर का माइग्रेन जो मैंने 2 घंटे पहले 4 एस्प्रिन खा के ठीक करने की कोशिश की थी, पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे बस घर पहुंचना था, पर नहीं हो सकता था। एक भयानक ब्लिज़ार्ड चल रहा था और मेरे जीने के सारे रास्ते सिर्फ बर्फ में डूबे पड़े थे। मैंने एक सुनसान हल्की रोशनी वाले रोड के किनारे अपनी लीमो रोकी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बर्फ का पानी मेरे जूतों से निकलकर पैरों तक पहुंच रहा था और एक ठंडा संकोच मेरे अंदर घुस रहा था। मैं गाड़ी को पार्क मोड़ पर डालकर सिर्फ समय को देखता रहा। सिर्फ एक सन्नाटा, और उस सन्नाटे में गिरती बर्फ के मोती मुझसे सिर्फ एक ही बात याद दिला रहे थे, मुझे सर्दियों से नफरत है। मेरी निगाह सिगरेट के जल चुके निशान से भरे लीमों के छत पर टिक गई और एक सोच दिमाग में आई, ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक खाली सड़क, एक सुनसान रात, एक भयानक तूफान, और मैं एक अकेला इंसान जो अपनी जिंदगी से हार रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी का सच एक हल्की सी हवा की तरह आता है और कभी एक बड़े पियानो की गिरने की तरह सर के ऊपर। मेरे साथ दूसरा वाला सीन हुआ। मेरे दिमाग में एक तेज आवाज गूंज उठी, तू एक और दिन ऐसे नहीं जी सकता। अगर मुझे बचा रहना है तो मुझे बदलना था, बदलने का फैसला। उस ठंडी और भयानक रात ने मुझे एक जोर का धक्का दिया। मैंने फैसला लिया कि मुझे बदलना होगा। मैंने एक ऐसी चीज को कंट्रोल करने का सोचा जो मुझे अब तक अनकंट्रोलेबल लगती थी, मेरा एनवायरनमेंट। मैंने किसी और जगह शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया, कहाँ पता नहीं, पर अब फर्क नहीं पड़ता था। और एक पल में मुझे एक नए पावर का एहसास हुआ। एक डिसीजन ने मेरी मिजरेबल लाइफ में एक छोटी सी रोशनी डाल दी। एक डेड एंड रोड अब एक नए सपने से जुड़ चुका था। मुझे ये नहीं लग रहा था कि बस एक जगह बदलनी है। मुझे ये समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मेरे पास चॉइसेस है। उसी मोमेंट में पावरफुल फील करने लगा। मैंने एक सिंपल सवाल खुद से पूछा, अगर मैं पूरे देश में कहीं भी बिना किसी रुकावट के जी सकता तो कहाँ रहता? मैंने अपनी प्रायोरिटीज देखी, मैप उठाया और 5 सिटीज सर्कल कर दी। अगले महीने मैंने शिफ्ट नहीं किया बल्कि भाग गया, स्लो लेन से फास्ट लेन का सफर। मैं फिनिक्स पहुंच गया सिर्फ $900 लेकर, और कोई नौकरी न दोस्त न परिवार, सिर्फ 330 दिन की धूप और एक जलती हुई चाहत कि मुझे फास्ट लेन तक पहुंचना है। मेरे पास सिर्फ ये कुछ चीजें थी, एक पुराना मैट्रेस, एक 10 साल पुरानी जंग लगी बुइक स्काईलार्क जो 3rd गियर में नहीं चलती थी, कुछ साइड बिजनेसेस जो ज्यादा पैसे नहीं बनाते थे, और 1-200 किताबें। मेरी नई जिंदगी का 0 पॉइंट एक छोटी सी स्टूडियो अपार्टमेंट थी जो सिर्फ $475 महीने के किराए पर आई थी। मैंने उसे एक ऑफिस में बदल दिया। न कोई फर्नीचर, न बेडरूम सेट, सिर्फ एक मैट्रेस जो किचन के अंदर तक घुस चुका था। मैं गरीब था, बिना किसी सिक्योरिटी के जी रहा था, पर फिर भी मुझे अंदर से अमीर महसूस होता था क्योंकि अब मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में थी। एक नया आइडिया। मैंने बहुत सारे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए जिनमें से एक वेबसाइट बनाना था। जब मैं शिकागो में लीमो ड्राइवर की जॉब कर रहा था तब कभी कभी मुझे घंटों तक आइडल रहना पड़ता था। मैंने उस वक्त को वेस्ट नहीं किया। जब क्लाइंट्स एयरपोर्ट या किसी बार में मजे कर रहे होते थे तब मैं लीमो में बैठकर सिर्फ एक काम करता था, पढ़ाई। फाइनेंस, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द रिच, जो भी सीख सकता था मैंने सीखा। फिर एक दिन एक लीमो क्लाइंट ने मुझसे पूछा, क्या तुम न्यूयॉर्क में कोई अच्छी लीमो कंपनी पता है?
मैंने उस पैसेंजर को एयरपोर्ट छोड़ दिया, पर उसका एक सवाल मेरे दिमाग में एक बीज बन के जम गया। अगर मैं शिकागो में हूँ और मुझे न्यूयॉर्क में एक लीमो चाहिए तो मैं उसे कैसे ढूंढूं? ना मेरे पास न्यूयॉर्क के येलो पेजेस थे, ना किसी और के पास। मैंने सोचा मुझे लगता है कि दूसरे ट्रैवलर्स भी इसी प्रॉब्लम का सामना करते होंगे। बस मैंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिनिक्स में मेरा बिजनेस सरवाइव नहीं कर रहा था, पर अब सब कुछ अलग था। न पैसा था, न जॉब, न कोई सेफ्टी नेट। मुझे फोकस करना ही था। मैंने अपनी वेबसाइट का एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू किया। ईमेल्स भेजी, कोल्ड कॉल्स की, लेटर्स लिखे, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा। बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था तो रोज फिनिक्स लाइब्रेरी जाता और प्रोग्रामिंग सीखता। ग्राफिक्स और कॉपीराइटिंग भी सीखी। जो भी मुझे मदद कर सकता था मैंने उसे कंज्यूम किया। ब्रेक थ्रू मोमेंट। एक दिन कैंसस की एक कंपनी का कॉल आया। हमें तुम्हारी वेबसाइट सर्विस बहुत पसंद आई, क्या तुम हमारी एक वेबसाइट बना सकते हो? मेरा फोकस वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं था, पर मैंने हाँ कर दी और सिर्फ $400 में वेबसाइट बना दी। एक दिन मैंने अपने किराए का आधा पैसा कमा लिया और सिर्फ 24 घंटे बाद एक और कॉल आया। न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने भी एक वेबसाइट बनवाई थी। मैंने $600 चार्ज किया और सिर्फ 2 दिन में बना दी। 3 दिन में $1000 कमा लिए। पहली बार लाइफ में मैं अपने दम पर जी रहा था। कोई फ्लावर बॉय नहीं, कोई बस बॉय नहीं, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं, कोई मॉम की मदद नहीं, प्योर सेल्फ एम्प्लॉयड। मुझे एक नया एक्सेलरेशन का एहसास हो रहा था, जैसे एक आंधी की तरह सब कुछ तेज हो रहा हो। एक नए यूनिवर्स में एंट्री हो रही थी, वेल्थ जनरेशन का यूनिवर्स। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, पर एक प्रॉब्लम थी जो मुझे अंदर ही अंदर चुभने लगी। मेरी ज्यादातर इनकम वेबसाइट डिजाइनिंग से आ रही थी, ना कि मेरी ओरिजिनल एडवर्टाइजिंग बिजनेस से। मुझे समझ आया कि मेरी इनकम मेरे टाइम से जुड़ी हुई थी। जितनी ज्यादा वेबसाइट बनाऊंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। अगर काम ना करूं तो पैसा भी बंद। मैं अपना वक्त पैसों के बदले बेच रहा था और ये फास्ट लेन नहीं था। नया वेल्थ इक्वेशन, वेल्थ एक्सेलरेशन का राज। सर्दियों के दिन थे। मेरा एक दोस्त शिकागो से मिलने आया। मैंने उसे अपनी वेब डायरेक्टरी दिखाई और वो दंग रह गया। मेरी सर्विस पूरी दुनिया से लीमो प्राइस इंक्वायरीज ले रही थी। हर 1 मिनट नया ईमेल आता जा रहा था। बोस्टन से वर्केस्टर तक लीमो का प्राइस कितना है? JFK से मैनहट्टन का चार्ज क्या होगा? मेरे इनबॉक्स में 450 ईमेल्स थी। 10 मिनट गुजर गए, मैंने रिफ्रेश किया और फिर 30 नए ईमेल्स। मेरे दोस्त ने एक सिंपल बात बोली, भाई इन ईमेल्स को पैसों में कन्वर्ट करना शुरू कर। वो बिल्कुल सही था, पर कैसे? क्या ये एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? मेरे दोस्त ने मुझे एक चैलेंज दे दिया और मैंने ठान लिया कि मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है। एक नया रेवेन्यू मॉडल, एक नया रिस्क। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने एक नया और रिस्क फील्ड सॉल्यूशन को ट्राई करने का फैसला किया। क्या किया मैंने एड्स बेचने की जगह लीड्स बेचनी शुरू कर दी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ये बिजनेस मॉडल नया और एक्सपेरिमेंटल था। मुझे कस्टमर्स को समझाने की जरूरत थी कि ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और मेरे पास कोई डाटा नहीं था जो प्रूव करे कि ये काम करेगा भी या नहीं। 90s के दिनों में लीड जनरेशन एक अननोन कॉन्सेप्ट था, कम से कम जब तक मैंने इसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया। पर मैंने रिस्क उठाया और इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। स्लो स्टार्ट बट फास्ट ग्रोथ। मुझे पता था कि शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन मेरी इनकम को मार डालेगा, और वैसा ही हुआ। पहले महीने सिर्फ $473 कमाए, दूसरे महीने $694, तीसरे महीने $970, फिर $1832, $2314, $3733, और ये सिलसिला चलता रहा। मेरा रेवेन्यू और इनकम एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ने लगे, पर साथ ही चैलेंजेस भी बढ़ने लगे। कस्टमर फीडबैक इज इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ। जितनी ट्रैफिक बढ़ती गई उतनी कंप्लेंट्स, फीडबैक्स और चैलेंजेस भी आए, पर मैंने हर एक कस्टमर का सजेशन सीरियसली लिया। कभी कभी तो कुछ चेंजेस सिर्फ 1 दिन या 1 घंटे में ही इम्प्लीमेंट कर दिए।
मैं अपने क्लाइंट्स के ईमेल्स मिनट्स में रिप्लाई करता था। ये रेपुटेशन बन चुकी थी और इसी वजह से बिजनेस एक्सप्लोड कर गया। मेरे वर्क डेज काफी लॉन्ग हो गए थे। 40 आवर्स काम करना एक वेकेशन जैसा लगने लगा। टिपिकल वीक 60 प्लस घंटे का होता था। दोस्त पार्टीज कर रहे होते थे और मैं अपनी छोटी सी अपार्टमेंट में बैठकर कोडिंग लिख रहा होता था। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि थर्सडे है या सैटरडे, और सच बताऊं मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि ये काम नहीं लग रहा था, ये एक जुनून बन चुका था। हजारों लोग मेरे क्रिएट किए बिजनेस का फायदा उठा रहे थे। और फिर आई सबसे बड़ी चीज, टेस्टिमोनियल्स। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस 10x ग्रो हो गया। तुम्हारी वेबसाइट की वजह से मुझे अपना सबसे बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट मिला। तुम्हारी कंपनी ने मेरे बिजनेस को ग्रो करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। ये फीडबैक मेरे लिए एक नई करेंसी जैसा था। हाँ, मैं अभी तक करोड़पति नहीं बना था, पर मैं अंदर से अमीर महसूस कर रहा था। मेरी फेक शॉर्टकट टू वेल्थ की कहानी। 2000 में मेरे टेलीफोन की घंटी एक नए तरीके की इंक्वायरी के साथ बजी। कुछ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने मुझे कॉल किया। वो जानना चाहते थे कि क्या मैं अपना बिजनेस बेचने को तैयार हूँ। उस वक्त .com बूम अपने पीक पर था। हर रोज कोई नया मिलीनियर बनता जो एक टेक कंपनी बेचकर लाखों करोड़पति बना रहा था। और अब ये वेव मेरी तरफ भी बढ़ रही थी। मुझसे सीधा सवाल किया गया, क्या तुम अपनी कंपनी बेचना चाहोगे? हेल यूएस, मेरे पास 3 ऑफर्स आए। ऑफर 1 $250,000, ऑफर 2 $550,000, ऑफर 3 $1,200,000। मैंने तीसरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत मिलीनियर बन गया। पर यह ज्यादा देर नहीं टिका। मुझे लगा $1.2 मिलियन काफी सारा पैसा है, पर यह उतना नहीं था जितना मैंने सोचा था। टैक्सेस ने एक बड़ा हिस्सा खा लिया। स्टॉक ऑप्शंस बेकार निकली। मैंने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए। एक कॉर्वेट खरीदी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं अमीर हूँ। मुझे लगा मैं रिच हूँ, पर असल में मैं सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद मेरे पास सिर्फ $300,000 बचे थे। .com बबल की मार। जिस कंपनी ने मेरी वेबसाइट खरीदी वो गलत डिसीजन ले रही थी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर किया। पैसे को बिना सोचे समझे उड़ा दिए। कस्टम ब्रांडेड वाटर बॉटल्स, लोगो, टी शर्ट, ये सब बेकार चीजें। डिसीजंस लेने में देर होती थी और कस्टमर्स को इग्नोर किया जा रहा था। आयरनी ये थी कि कंपनी के ज्यादातर एग्जीक्यूटिव्स हार्वर्ड MBA वाले थे, पर MBA होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिजनेस चलाना आता है। $12 मिलियन वेंचर कैपिटल होने के बावजूद मेरी वेबसाइट धीरे धीरे मरने लगी। कुछ महीने बाद जब कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के एज पर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरी वेबसाइट को डिसॉल्व कर दिया जाए, बिना ये देखे कि वो अभी भी प्रॉफिटेबल थी। .com बबल बस्ट हो चुका था। बायर्स गायब हो गए थे, स्टॉक्स क्रैश कर गया था और सभी लाइफ स्पॉट पे थे। मुझे अपनी बनाई हुई चीज को सिर्फ देखते रहना मंजूर नहीं था। मैंने ऑफर दिया कि मैं अपनी वेबसाइट वापस खरीदना चाहता हूँ सिर्फ $250,000 में, और ये पूरा अमाउंट मेरी वेबसाइट के प्रॉफिट से ही फाइनेंस हो गया। मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब मेरे पास फिर से वही कंपनी थी जो मैंने 1 साल पहले बेच दी थी, पर इस बार एक नए मोटिवेशन के साथ। मुझे सिर्फ सरवाइव नहीं करना था, मुझे .com क्रैश के बीच में ग्रो भी करना था। पैसे के पेड़ का जन्म। अगले 18 महीने तक मैंने अपने सर्विस को नेक्स्ट लेवल पर जाने की ठान ली। मुझे ये प्रूव करना था कि मैं सिर्फ एक लकी बंदा नहीं हूँ जो .com बूम के फ्लो में बह गया था। मैंने अपनी वेबसाइट और भी इम्प्रूव की, नई टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की और कस्टमर्स की सुननी शुरू की। मेरी नई ऑब्सेशन ऑटोमेशन और प्रोसेस थी। मैं अपने सिस्टम्स और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर रहा था। धीरे धीरे एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। मैं कम काम कर रहा था, पर पैसा वैसे का वैसा आ रहा था। पहले मैं दिन के 10 घंटे काम करता था, अब सिर्फ 1 घंटे काम करने लगा। मैं वेगास जाके गैम्बल करता, पैसा आता रहता। मैं बीमार पड़ता, पैसा आता रहता। मैं 1 महीने तक डे ट्रेडिंग करता, पैसा आता रहता। मैं 1 महीने की छुट्टी लेता, पैसा फिर भी आता रहता। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, यही तो फास्ट लेन है। मैंने एक असली, जीवित और फल देने वाला मनी ट्री बना लिया।
ये 24 घंटे 7 दिन पैसा जनरेट करता था और मुझे अपनी लाइफ ट्रेड नहीं करनी पड़ती थी। सिर्फ कुछ घंटे हर महीने पानी और धूप अटेंशन देनी पड़ती थी और ये पेड़ खुद ही ग्रो करता था, फल देता था और मुझे वो आज़ादी देता था जो मैंने हमेशा चाही थी। अगले कुछ साल तक मैंने लेजी और लग्जरी लाइफस्टाइल जी। मैंने सिर्फ महीने के कुछ घंटे काम किया, जिम गया, दुनिया घूमी, वीडियो गेम्स खेले, फास्ट कार्स खरीदे और रेस किए, डेटिंग वेबसाइट्स पर मज़े लिए, गैम्बल किया, एंजॉय किया क्योंकि पैसा वैसे का वैसा आ रहा था। मेरी कंपनी रैपिड ग्रोथ कर रही थी। कुछ महीने तो ऐसे गुजरे जब सिर्फ प्रॉफिट ही $200,000 से ज़्यादा होता था। एक बुरा महीना भी $100,000 का प्रॉफिट देता था। मैं 2 हफ्ते में वो कमाता था जो लोग एक साल में भी नहीं कमा पाते। और सबसे बड़ा फ़ायदा, कोई फेम का चक्कर नहीं, सिर्फ अंडरग्राउंड वेल्थ। अब सोचो, अगर तुम हर महीने $200,000 कमाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? तुम्हारी कार कौन सी होगी? तुम कहाँ रहोगे? तुम कौन से वेकेशंस पर जाओगे? तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? क्या डैड तुम्हारे गले का फंदा बनेंगे? तुम मिलेनियर बनने में 4 महीने लगाओगे या 40 साल? जब तुम्हारी इनकम एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है तो मिलेनियर स्टेटस पाना सिर्फ एक टाइम की बात होती है। मैंने 33 साल की उम्र तक मल्टी मिलेनियर का टाइटल पा लिया था। अगर मैंने पहली बार अपना बिजनेस नहीं बेचा होता तो शायद और जल्दी ये पोजीशन पर होता। पर जब आप कार्डबोर्ड नूडल्स खा रहे हो और कोई आपके मुंह पर $1.2 मिलियन फेंक दे तो आपके लिए मना करना मुश्किल होता है। मैंने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी खरीदी, जो एक सपना था जो मैंने अपने बचपन में देखा था, और अब लोग मुझे वही सवाल पूछने लगे जो मैंने कभी दूसरों से पूछे थे, और अब मेरे पास उनका एक सॉलिड जवाब था। 2007 में मैंने अपनी कंपनी दोबारा बेचने का डिसीजन लिया। मुझे रिटायरमेंट लेनी थी, नए सपने सोचने थे, जैसे ये बुक लिखना और स्क्रीन राइटिंग। इस बार मुझे अलग अलग ऑफर्स मिले, $3.3 मिलियन से लेकर $7.9 मिलियन तक। मैंने एक फुल कैश ऑफर एक्सेप्ट किया और फास्टलेन प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, सिर्फ 10 मिनट्स में। हाँ, सिर्फ 10 मिनट में मैंने वो 6 चेक्स कैश किए जो मुझे फिर से मल्टी मिलीनियर बना गए।